So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 5 of class 12. ठीक है, सो ये हमारा 6th लेक्चर है और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट में हमने क्या कर लिया, जो इसके जो भी टॉपिक्स थे, टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। मेंडल के सारे लॉ हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, सेग्रीग्रेशन वाला, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू दिया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बात है कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। आप सबको पता है कि मेंडल ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया। किस पे? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कितनी बार बताया इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल ने अपना काम जब इस पर बताया तो कब बताया? 1865 के अंदर। ठीक है, बट फॉर सेवरल रीज़न, लेकिन कुछ ऐसे रीज़न थे कि इसका जो काम है वो 1900 मतलब 1900 तक पहचाना ही नहीं गया कि इसने कुछ किया भी था या नहीं। देखो कितने साल का गैप है। ठीक है, तो क्यों नहीं पहचाना गया, तो इसके भी बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला तो यही है कि उस टाइम जो कम्युनिकेशन था, मतलब बातचीत का जरिया था। जैसे आज के दिन यूट्यूब है, तो अगर किसी को भी कोई भी रिसर्च वगैरह है तो हम इस पर डाल दें, है ना। ऐसे कुछ ट्विटर वगैरह है, सोशल मीडिया काफ़ी कुछ है, तो वो रातों रात जो है वो फेमस हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम जो है वो कम्युनिकेशन ईजी नहीं था जो आज के दिनों में है। ठीक है, तो उसका वर्क जो है वो इतना वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, आसपास में ही जैसे लोगों को पता था। सेकेंडली, दूसरी बात ये है कि जो उसका कंसेप्ट जीन का था, जिसको वो फैक्टर बोलता था, मेंडल जो है फैक्टर बोलता था, वो क्या था? उसका कॉन्सेप्ट स्टेबल था। और जो डिस्क्रीट यूनिट है जो कंट्रोल करते हैं हमारे सारे कैरेक्टर, या जो हम कह सकते हैं एलील्स का पेयर है, विच डिड नॉट ब्लेंड, वो आपस में मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत सारे जो अदर लोग थे जो उस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जो इसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी ना कि वो ब्लेंड नहीं होते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ठीक है, तो वो जो है वो कईयों ने एक्सेप्ट नहीं की। तो सेकंड रीज़न हो गया ये। थर्ड रीज़न क्या है इसका? तो थर्ड रीज़न है कि मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स। भाई इसने मैथ यूज़ कर दिया था साइंस में, कैन यू इमेजिन। तो उस टाइम लोग कहते हैं कि बायो और साइंस तो अलग अलग है, भाई तुमने ऐसे कैसे यूज़ कर दिया, है ना। तो इसने मैथमेटिक्स यूज़ कर दिया था टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो एकदम नया था और अनअक्सेप्टेबल भी था बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का उस टाइम के दौरान, क्योंकि वो तो अपना पूरा डिवोटेड थे ना बायोलॉजी की तरफ। तो मैथ कहाँ से यूज़ कर लिया भाई। तो वो जो है इस तरीके से फाइनली जो मेंडल का वर्क है फैक्टर्स का, वो डिस्क्रीट यूनिट का, उसको कोई भी इतना मतलब एक टाइप से अच्छा नहीं बोला गया, मतलब समझा नहीं गया, एक टाइप से ये बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 1900, देखो हमने देखा था कि 1865 के अंदर उसने अपना काम दिया था और वो इतने सालों तक जाना पहचाना ही नहीं था। तो इस साल में क्या हुआ कि भाई उसके काम को थोड़ा सा पहचान मिली। तो 3 साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था? वेराइस, कॉरेंस और शेरमार्क। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली, मतलब ये आपस में तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे थे भाई, तो इन्होंने रीडिस्कवरी की। री वर्ड आ जाए ना, री का मतलब क्या होता है? जो डिस्कवरी हो चुकी है उसके ऊपर दोबारा से काम करना। तो इसने मेंडल के, इन तीनों ने क्या किया, अलग अलग जगह होंगी ये, तो इन्होंने काम किया। मेंडल के जो रिजल्ट थे ना इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे, जो उसने इतनी, देखो अब तक हम जो पीछे चैप्टर पढ़ के आए हैं वो सारा मेंडल का किया घर आया है ना, तो सब मेंडल ने दिया। तो इतना कुछ उसने जेनेटिक्स में सबसे पहला नाम उसका दिया जाता है, तो इतना कुछ उन्होंने जैसे किया, तो इन्होंने उस पर काम किया। ठीक है, तो ऑल्सो बाई दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट, उस टाइम क्या हो चुका था, जैसे ये तीनों जब काम कर रहे थे तो उस टाइम माइक्रोस्कोप भी एडवांस हो चुका है, आज के दिनों में और एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो वो भी एडवांस हो चुका था। तो ये साइंटिस्ट जो वो आराम से, जो सेल डिवीज़न होता है जो हम क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आते हैं, तो वो जो सेल डिवीज़न है ये उसको भी ऑब्जर्व कर सकते थे, इतना अच्छा एडवांसमेंट हो चुका था माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर देखा जो डबल भी होता हुआ दिखाई दिया,
सेल डिवीज़न के पहले। देखो सेल डिवीज़न का मतलब क्या है, ये एक सेल है, इससे 2 सेल बनती है, ये सब हमने रट रखा है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड करेगा। सबसे पहले तो वही डिवाइड करेगा, फिर हमारा साइटोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसको कार्योकाइनेसिस बोलते हैं। तो ये जो है इसमें सबसे पहले ऐसे ही नहीं बन जाती, ये जो सेल है इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से डिवाइड कर लेगा। तो इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम होते हैं, तुम लोगों को पता है इस बात का। तो वो जो क्रोमोसोम चीज़ें हैं ना वो डिवाइड करके डबल हो जाती हैं। मतलब क्रोमोसोम बोल रही हूँ, जो डीएनए वगैरह है ना इसके अंदर, तो वो जो है वो अपना क्या हो रहा है, एक टाइप से डबल हो रहा है। इसको बाद में बोलेंगे हम क्रोमोसोम वगैरह, ठीक है। तो ये डीएनए जो है, जो जेनेटिक मटेरियल कॉन्टैक्ट है वो डबल हो रहा है, और फिर ये साइटोकाइनेसिस होता है, ये 2 सेल में कन्वर्ट होती है। तो इन्होंने यही अच्छे से देखा न्यूक्लियस के अंदर कि कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो डबल हो रहा है सेल डिवीज़न के पहले, और इसका नाम क्या दे दिया जो डबल हो रहा है, वो है भाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये माइटोसिस में देखने को मिलेगा तुम लोगों को, और मियोसिस में भी जो पढ़ते हैं ना उसमें भी देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कलर्ड बॉडीज़ होते हैं, ये विजुअलाइज्ड होते हैं स्टेनिंग के द्वारा, स्टेन कर सकते हैं, ये तुम लोग ध्यान मत दो चाहे इतना, ठीक है। तो बाय 1902, 2 साल बाद, जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है मियोसिस के दौरान, जब मियोसिस पढ़ते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है हैड बीन वर्कड आउट, इस पर अच्छे से काम किया गया था। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो किसका है, सटन और बोवेरी का, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेट क्या हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वोल्टर सटन और थियोडर बोवेरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। तो इन्होंने क्या किया, सटन और बोवेरी ने, इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है ना, जैसे एक क्रोमोसोम है, इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल पैरेलल होता है जीन्स के बिहेवियर से। अब जीन्स कहाँ होती है, क्रोमोसोम में होती हैं, या जीन्स पर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर जीन्स होती हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ हमारी जीन्स देखने को मिलेंगी, जैसे इस तरीके से इनका पेयर प्रेजेंट है, एक यहाँ है तो दूसरे एंटी यहाँ पे हो जाती है, एंटी पैरेलल की, मतलब बिल्कुल पैरेलल बोल सकते हो इसके, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या देखने को मिल सकते हैं कि जो क्रोमोसोम का बिहेव है, तुम लोग दिमाग में डाल लो ये बात कि जो क्रोमोसोम का बिहेव है वही एक टाइप से जीन्स का बिहेवियर देखने को मिलेगा, बिल्कुल पैरेलल होता है। एंड यूज क्रोमोसोमल मूवमेंट, ठीक है। तो इसने क्रोमोसोम की मूवमेंट वगैरह यूज़ की थी, ताकि इसने मेंडल के लॉ को फिर से एक्सप्लेन किया। किसके बेस पे, क्रोमोसोमल मूवमेंट के बेस पे, कैसे अभी पढ़ेंगे हम। तो रिकॉल, ये हम टेबल 5.3 में पढ़ेंगे। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। तो आपने क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ा है माइटोसिस के दौरान भी और मियोसिस के दौरान भी, है ना। तो माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर ऐसे नहीं है घट जाता है या हाफ हाफ हो जाता है, नहीं, इसमें सेम रहता है, ठीक है। डिप्लॉइड अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो उसका जो डॉटर सेल्स बनती है वो भी डिप्लॉइड कंटेंट होता है। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न, मतलब हाफ हो जाता है जेनेटिक जो भी है। अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसकी जो डॉटर सेल में 23 जाएंगे, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है तो 46 जाएंगे, डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज़ द माइटोसिस और व्हाट इज़ द मियोसिस। इन टर्म्स से डरना नहीं है, इनसे बिल्कुल नहीं डरना है। नाम आते ही पढ़ लो कि इसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, इसमें आधा हो जाता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे बात करने की क्या है, तो वो ये है कि क्रोमोसोम हो या जीन्स हो, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो ये इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, है ना। जीन्स की बात करूँ तो एक यहाँ है तो एक इस पर यहाँ होती है, तो ये दोनों क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ कि ये हमारी टोल हाइट की है तो ये स्मॉल हाइट की हो जाएगी दूसरी जगह, ये वाली, ठीक है। तो द 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, जो जीन्स का पेयर है उसकी जो 2 एलील है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की साइड पे होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की होमोलोगस साइड पे, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, है ना। अभी मैंने बताया, तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे ये जो फिगर है 5.8, तो इसमें हमारा म्यूसिस और जर्म सेल की फॉर्मेशन बता रखी है विद 4 क्रोमोसोम, ठीक है, 4 क्रोमोसोम्स के बेस पे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं।
ओके, तो देखो अब तक हमने एक तरीके से क्या पढ़ा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना अपना, तो उसमें जो मेंडल का काम है किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं, कब इसने काम किया था। और यहाँ इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि भाई इसका काम इतनी जल्दी, मतलब इतना लेट तक क्यों हम देख नहीं पाए, तो उसके 2-3 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये साइंटिस्ट के बारे में, कि जो वराइज है, कोरेंस है और शेरमार्क है, इन्होंने इसके काम पे दोबारा से रीडिस्कवरी की। ठीक है, माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हो चुका था, सेल डिवीज़न इन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना, ये बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, और इनको क्रोमोसोम बोला गया था जो इन्होंने डिस्कवरी की। कलर्ड होती है, स्टेनिंग हो जाती है। फिर सटन और बोवरी ने जो अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वैसे इन्होंने ही दिया था, नाम याद रख लो, सटन और बोवरी। नीट में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। देखो नीट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं अपने, मैं सब नहीं कह सकती, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो उनमें से वही चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं कई बार, सब नहीं कह सकती, कुछ आते हैं, तो वो हम कम से कम वो तो हमको पता होना चाहिए ना कहाँ से क्या रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने मियोसिस और जर्म सेल की फॉर्मेशन है, 4 क्रोमोसोम है और किस तरीके से सेग्रीगेट हो रहे हैं तो वो हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये येलो वाला है, ये हमारा क्या है, G1 फेज है। अब बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ध्यान देना। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये हमारे 4 क्रोमोसोम हो गए, 1 2 3 4। फिर क्या होता है G1 फेज़। अगर तुमने 11th क्लास में सेल साइकिल पढ़ी है तो तुम लोगों को पता है G1 फेज़ के बाद S फेज़ आता है, और तुम सबको पता है कि इस S फेज़ के दौरान जो DNA कंटेंट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर आता है हमारा G2 फेज़। G2 फेज़ में डबल होके पहुंचता है। तो देखो G1 फेज़ में सिंगल है ना, इस तरीके से। G2 फेज़ में हमारा क्या है, ये डबल हो चुका है, तो यहाँ पे हमें डबल देखने को मिलेगा। अब फिर क्या होती है, फिर हमारी जो स्टेजेस होती है माइटोसिस या मियोसिस, वो देखने को मिलेंगी। तो ये हमारी जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल्स में तुम सब लोगों को पता है कि मियोसिस देखने को मिलती है, तो हम मियोसिस पढ़ेंगे। जो सोमेटिक सेल्स है, जैसे हमारी हाथ पैर की सेल होगी है ना, वो रिप्लेस होती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड द सोमेटिक सेल्स। तो वहाँ पर हमें माइटोसिस देखने को मिलेगी। माइटोसिस में क्यों, क्योंकि ये जो है वो हमारी गैमेट नहीं बनाती हैं, ये जो है वो सिर्फ एक टाइप से अगर रिप्लेस हो रही है सेल्स तो उसमें काम आती है। हमारे कोई इंजरी हो जाए तो उसको रिप्लेसमेंट में, है ना, तो वहाँ माइटोसिस देखने को मिलेगी। उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। और ये जो जर्म सेल्स होती हैं ये हमारी फर्दर गैमेट बनाती है। और तुम लोगों को पता है गैमेट जो है, जैसे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड कंटेंट, फिर डिप्लॉइड बनता है। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड नहीं होंगे तो हमारी टेट्राप्लॉइड स्ट्रक्चर आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है ह्यूमंस में। ठीक है, तो G2 स्टेज में हमारा बाईवेलेंट या फिर डबल ये देखने को मिलेगा। फिर हमारे मियोसिस है जिसमें हमारी प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है, टीलोफेज आती है। तो प्रोफेज में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल पढ़ा रहता है। मेटाफेज में क्या होता है, वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्वेटर पे ऐसे लाइन कर जाएंगे एक साथ। एनाफेज में क्या होता है कि वो जो क्रोमेटिड है वो हमारे अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। जैसे इस पे ये है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट का मतलब ये है कि ये जो है वो एक वाली दूसरे पोल पे चली जाएगी, ये दूसरी वाली जो है वो नीचे वाले पोल पे आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे होता है। फिर मियोसिस 1 पूरी हो जाने के बाद हमारी एक सेल, हमारी जो ये सेल्स हैं ये डॉटर सेल्स बना लेंगे ना, तो हमारा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा इनका। एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में सेम कंडीशंस आई। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, तुम लोग ये ध्यान रखना। इसमें ये नहीं है कि फर्दर अगर 23 क्रोमोसोम आ गए तो इसके भी आधे हो जाएंगे, नहीं 23 है ना तो 23 होगा। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, वो सोचते हैं कि मियोसिस 1 में 46 क्रोमोसोम है, चलो डॉटर सेल में 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मियोसिस 2 हो रही है, इसका मतलब इसके भी हाथ दे होनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इसकी डॉटर सेल्स तो बनेंगी, जैसे इसकी 2 बन गई और इसकी भी 2 बन गई, बट क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माइटोसिस 2 में जब एनाफेज स्टेज आती है तो सेम टू सेम, एनाफेज का मतलब क्या होता है, बिछड़ना।
तुम दिमाग में डालो, एनाफेज का मतलब होता है बिछड़ना। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना तो इसका मतलब तुम्हारा सेल डिवीज़न जो है वो अच्छे से क्लियर नहीं है। लेकिन अभी मैंने कुछ कुछ समझाया तो तुम दिमाग में रखो कि जैसे G1 फेज़ में हमारा क्रोमोसोम नंबर उतना ही है, DNA कंटेंट उतना ही है, फिर यहाँ बीच में S फेज़ आता है उसमें डबल हो जाता है, G2 फेज़ में जो है वो ये डबल होके पहुँचता है, फिर माइटोसिस या मियोसिस होती है, बट हम जर्म सेल पढ़ रहे हैं तो मियोसिस होगा। मियोसिस में हमारी फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में एम ही पड़ा रहता है मटेरियल, मेटाफेज में वो एक इक्वेटर पे जैसे यहाँ पे लाइन कर जाएगा, एनाफेज में ये बिछड़ जाएंगे, मतलब एक ऊपर वाले पोल पे एक नीचे वाले पोल पे क्रोमोसोम ऐसे पहुँचते हैं, ठीक है। फिर हमारा मियोसिस 2 में क्या होती है, फिर ये एक फर्दर ये जो है ना इस तरीके से ये जो, तो ये वाली नीचे पोल पे चली जाएगी, ये वाले ऊपर पोल पे, मतलब फर्दर हमारा क्या है, जैसे ये जो है एक यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे जर्म सेल्स का जो रिजल्ट है वो हमको मिलता है। तो कितना ईजी था। बस ध्यान क्या रखना है, मियोसिस 1 में अगर ये डिप्लॉइड है 46 है तो इसमें 23 और इन सब में भी 23। देखो कितनी अच्छी बातें बताई हैं एक टाइप से कि यहाँ पे पूरा सेल डिवीज़न जो है वो हमारा, अगर वो पूरा चैप्टर आता है ना तुम लोगों को तब ये चीज़ें अच्छे से समझ सकती है ना। तो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उससे भी ये अच्छे से समझा जा सकता है। चलो, तो ये पूरा एक ये था कि सेल डिवीज़न किस तरीके से हो रहा है वो हम समझ चुके हैं एज ए डायग्राम के थ्रू। फिर यहाँ पे है कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो इसे दोनों जैसे पेयर में होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते, देखो ऊपर गैमेट बन रहे थे ना तभी सेग्रीगेट हो रहे थे, है ना, एक पेयर दूसरे गैमेट में जाएगा, एक पेयर दूसरे गैमेट में जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो पेयर्स हैं वो सेग्रीगेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। इसमें भी एक पेयर जो है वो सेग्रीगेट होता है दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जैसे ड्यूरिंग एनाफेज, ओके, मतलब ये चीज़ें तो चलो इतनी है, बट अब फिर एक और डायग्राम आता है जिसको हम कल करेंगे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम है जो कि हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पे ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से होता है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अगर ये क्रोमोसोम है तो ये ऐसे ही होगा, नहीं, मतलब ये 1 है ये 2 है तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये 2 है ये 1 है, किसी में किसी तरीके से पॉसिबल है ना। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो ये हम कल करने वाले हैं इसके बारे में, और फिर कल इसका थोड़ा बचा हुआ पोर्शन है वो भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है सेल डिवीज़न वाला, तो ये अच्छे से करना। आज के लिए इतना ही गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।